आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉमिक बुक रीडर में। और आज के दिन हम लोग पढ़ेंगे पहाड़ी बाबा पार्ट 3 वॉइस मोड में। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, वहीं पे जाकर देख लीजिए। क्यों ना मैं कुछ देर जरा उठ लूँ, तब तक तुम पहरा दे लो, फिर तुम सो लेना और मैं पहरा दूंगा। बात तो ठीक कह रहे हो। फिर एक डाकू वहीं पर लेट गया और दूसरा कोठरी के द्वार के साथ खड़ा हो गया। डाकू जल्दी ही नींद की गोद में पहुंच गए और थोड़ी देर पश्चात ही कोठरी के द्वार के साथ खड़े डाकू की आंखें भी बोझल होने लगी। इसी घड़ी की तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था। आदित्य बिना आहट किए धीरे धीरे कोठरी के द्वार की ओर बढ़ा। फिर वहां पहुंचकर उसने एकाएक ही उस डाकू को दबोच लिया। और अब तुझे मौत ही मुझसे मुक्ति दिला सकती है। अगले क्षण उसका शरीर निर्जीव होकर झूल गया। इससे पहले कि इसकी साथी जाग जाए, मुझे जल्दी से बाहर निकल जाना चाहिए। बाहर निकलकर उसने आहिस्ता से हर डाकू की लाश को नीचे लेटा दिया और इससे साथी की ओर बढ़ा। और अगले क्षण निहत्थे मनुष्य धर वार करना गलत थे, लेकिन तुम एक डाकू हो और मेरी कैद से निकलने के लिए यही करना जरूरी था। उसने भाला वापस खींच लिया। इसकी चीख की आवाज़ से इसके साथी चौकन्ने हो गए होंगे। मुझे जल्दी से यहाँ से निकल लेना चाहिए। उसी पर वह भागा, लेकिन तभी उसके पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। ओह! वह एक कक्ष में जा गिरा। उधर ठीक उसी समय एक लाल लबाधारी छपुता उन चट्टानों की ओर बढ़ रहा था कि अचानक एक पेड़ के पास पहुंचकर चौंक उठा। ओह! मोती! तभी उसकी निगाह थोड़ी दूर पड़ी। वो आगे और भी है। वह उन मोतियों के पीछे पीछे चलने लगा। अंततः एक जगह पर पहुंचा। यहाँ से आगे मोती नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तब उसने अपनी दृष्टि ऊपर उठाई तो थोड़ी दूर पर ही पहाड़ी बाबा का मंदिर है। मैं इसी जगह पिछली ओर वाली चट्टान के पास हूँ। क्यों ना मैं इस मामले में पहाड़ी बाबा की मदद लूँ, लेकिन वह तो समाधि में लीन होंगे। मुझे तो कुछ और ही करना होगा, अपने बल पर करना चाहिए। और मन में किसी दृढ़ निश्चय को लेके वह व्यक्ति वहां से निकल गया। उधर कमरे में गिरते ही आदित्य अभी संभला भी नहीं और तभी एक भयानक गुर्राहट सुनकर चौंक उठा। बाघ! अचानक बाघ तेजी से उसकी ओर लपका। आदित्य का अनुमान गलत नहीं था, लेकिन आदित्य कुर्सी से परे हट गया और बाघ लगभग उसके पास से होता हुआ सीधा फर्श से जा टकराया। उसने तुरंत भाले की ओर छलांग लगा दी। मुझे वह भाला हासिल करना चाहिए, वरना यह बाघ मुझे अपना निवाला बना लेगा। उसने तेजी से लपक कर भाला उठा लिया। बाघ जैसे ही आदित्य पर आक्रमण करने लगा, भाला उसकी छाती में पेवस्त हो गया। कुछ क्षण तक तड़पने के बाद बाघ का जिस्म शांत हो गया। दुर्जन सिंह से पहले तेरा अंत मेरे हाथों होना लिखा था। आदित्य दीवार पर टंगी मशाल की ओर लपका। अब अंधेरे में यह मशाल ही मुझे रास्ता दिखाएगी। लेकिन जैसे ही उसने उस मशाल को उतारा, तभी एक पिंजरा आकर उसके ऊपर गिरा। ओह! एक और कैद! लेकिन आदित्य ने उस पिंजरे के नीचे भाला की नोक फंसा दी। यह भाला अब काम आएगा। और पूरी तरह से ताकत लगाकर पिंजरा उठाने लगा। पिंजरे के थोड़े ऊपर उठते ही उसने अपने दोनों हाथ पिंजरे के नीचे फंसा दिए और फिर पूरा बल लगाकर पिंजरे को ऊपर उठा कर वह तेजी से उसके नीचे से निकल गया। तुरंत उसकी निगाह एक द्वार पर पड़ी। यह अवश्य कक्ष से बाहर निकलने का रास्ता होगा। लेकिन द्वार में दाखिल होकर उसने जैसे ही देखा, दूसरी ओर कदम रखे जहरीला धुआं उसके नाखूनों से टकराया। यह धुआं भयानक भी हो सकता है। धुएं से बचने के लिए उसने जिधर मुंह किया भाग लिया, किंतु जैसे ही वह दूसरी ओर गुफा से बाहर निकला, उस जाल में फंस गया। वह अगले ही क्षण जाल में फंसे आदित्य को किसी ने नीचे धकेल दिया। मैंने कहा था ना कि यह
दुर्जन सिंह की कैद है, कोई इससे मुक्त नहीं हो सकता। ओ पहाड़ी बाबा, तुम ही हो डाकू दुर्जन सिंह, लेकिन अब मैं तेरे भेद जान गया हूँ। हाँ, मैं ही हूँ डाकू दुर्जन सिंह। मैंने राजवेद का अपहरण करके उसे कैद कर लिया और पहाड़ी बाबा के वेश में राजवेद से पूछ पूछ कर लोगों का उपचार करने लगा। हा हा हा, तू मेरी फैलाई तिलस्मी कैद से तो बच ना सका, मगर इस जाल को भूल के भी काट मत बैठना, तो हजारों फुट नीचे गिरेगा। वैसे भी सुबह तक तेरा भाई भी हमारे अधिकार में आ जाएगा, तो तुम दोनों का काम तमाम कर डालेंगे और इस तरह मैं पहाड़ी बाबा से बन जाऊंगा लोहगढ़ का राजा। तेरे साथ ही तेरी घृणित इरादों को हम मिट्टी में मिला देंगे दुर्जन सिंह। राजकुमार आदित्य इस जाल में कैद सिर्फ सोच सकता था, मैं मौत के कितना निकट हूँ। मैं मौत से जीत जाऊंगा, इसकी कैद में नहीं रहूंगा। बुराई को मिटाने के लिए मौत से तो संघर्ष करना ही पड़ता है। तभी जैसे आदित्य की मुक्ति का आदेश आ पहुंचा। यह क्या है? पतंग इतनी विशाल, और पतंग और उसके पीछे भी कुछ है। अश्विन, तुम? क्षमा करना भैया, मुझे तुम्हारे फेंके मोतियों से तुम्हारे कैद होने का पता चला, लेकिन इस पतंग का तथा अन्य प्रबंध करके तुम पहुंचने में देर हो गई भैया। मोती मिलने बंद हो जाने के बाद जब मैं आगे बढ़ा तो तुम्हें यहाँ जाल में फंसा देखा मैंने। अब हमें जल्दी से यहाँ से राजमहल जाकर सेनापति और सैनिकों को साथ लाकर पहाड़ी बाबा और उसके साथी डाकुओं को पकड़ना है। पहाड़ी बाबा ही डाकू दुर्जन सिंह है। हाँ, मैं भी उसकी असलियत जान गया हूँ भैया। लेकिन तभी वह दोनों राजकुमार जा रहे हैं, उन पर हमला करो। दुर्जन सिंह के डाकुओं ने एक साथ कई भाले उन पर फेंके और दोनों नीचे गिरने लगे। शायद हमारा अंत आ गया है भैया, नहीं हम जल में गिरेंगे। तब तक घोड़े पर सवार दुर्जन सिंह अपने साथियों के साथ समुद्र तट पर पहुंच गया। दोनों पर भाले फेंको। दुर्जन सिंह के आदमियों ने उन पर भाले फेंकना चाहे, मगर अगले पल, क्षमा करें पिताजी, हमने वह धमकी भरा पत्र लिखा, अपने अपहरण का नाटक करके आपको दुख पहुंचाया। मैंने तुम्हारी हस्तलिपि पहचान ली थी आदित्य, और तुम्हारे नाटक को परख चढ़ाने के लिए स्वयं नाटक किया था। मगर आपको पहाड़ी बाबा के दुर्जन सिंह होने का पता कैसे चला? सेनापति जी को एक दरबारी पर संदेह था कि वह डाकुओं से मिला हुआ है, और पूछताछ करने पर उसने बताया कि पहाड़ी बाबा ही दुर्जन सिंह है और उसके आसान के नीचे से ही जमीन में बनाए हुए तहखाने में उसका अड्डा है। मैंने भी यही अनुमान लगाया था, मगर पहाड़ी बाबा की असलियत का पता चलते ही प्रजा अवश्य दांतों तले उंगलियां दबा लेगी। चलो अब इस नीच के चंगुल से राजवेद को भी छुड़ाना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।